हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके 31 से 63 तक के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे 64 से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ आपको पूछना हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट जरूर करें आप, और वीडियो को लाइक करें। हम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ के साथ इसके साथ ही मैं चैप्टर वाइज भी वीडियो डाल रही हूँ। हिस्ट्री के चैप्टर के भी वीडियो में डाल रही हूँ इसके साथ के साथ, ताकि आपको चैप्टर समझना भी जरूरी है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखने से ही हमारा सीटेट क्लियर होना संभव नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें इसलिए देखना है ताकि हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे हम कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमें पता चले। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ना जरूरी है, रटना नहीं है। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमें रट के नहीं पढ़ना है, हमें समझ के पढ़ना है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम में से सही है। पहला क्या है, यह समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह समस्या को सुलझाने परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो पहला क्या है कि ये समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल ये समस्या को जो समझाने की जो क्षमता होती है, सुलझाने की जो क्षमता होती है, उसे प्रोत्साहित करता है ये उपागम। ठीक है, ये पेडालॉजी के क्वेश्चन है। वह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है। शिक्षक अधिगम की गति को तय करता है। तो शिक्षिका अधिगम, याद रखिएगा, जो भी पेडालॉजी की क्वेश्चन है वो शिक्षक पे नहीं, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। हमें ये देखना है, पेडालॉजी के जो भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करते समय हमें हमेशा ही अपने दिमाग में, आपको हमेशा ये चीज रखनी है कि हमें बच्चों के फेवर में आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि जो अब शिक्षा नीति है या जो चल रही है उसमें क्या होता है, बच्चों के फेवर में ही हमें काम करना है। तो बच्चों के फेवर में जहाँ पे हो वहीं पे ज्यादा, मतलब कि ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आंसर वही सही होगा। ठीक है, सीखने पे जोर नहीं देता, समझने पे जोर देता है। याद रखिएगा, पेडालॉजी के क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या करना है, समझना है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, हमें सीखना और समझना है। सीखना भी है, सीखने का मतलब भी तो समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जहां पे रटना, याद करना, बच्चे को पनिशमेंट देना, इन चीजों की बात आई तो वो तो बिल्कुल ऑप्शन गलत ही होगा, वो सबसे पहले उसे काट दीजिएगा, ये ऑप्शन गलत होगा। जहाँ पे बच्चों को मतलब कि उन्हें बच्चों को ये समझ में आएगी चीजें, बच्चे समझ पाएंगे, उन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें सही होती है। ठीक है, तो क्या है, परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। क्या है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। मतलब ये जो समस्या है उसको सुलझाने की जो क्षमता होती है उसको आगे बढ़ाता है। यह साक्ष्य एकत्रित करने व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाता है। तो ये भी सही है, साक्ष्य एकत्रित करता है और मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाता है। ये हमारा परिप्रश्न उपागम एक तरह से क्या होता है, जो एक्टिविटी हम बच्चों को देते हैं। ठीक है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करता है, ये गलत है, क्योंकि शिक्षिका अधिगम की गति को तय नहीं करता। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। हमें जल्दी नहीं सिखाना है बच्चों को, बच्चों को टाइम देना है। ठीक है, कोई चीज जल्दी सीखने का मतलब क्या है कि हम उसे रटवा रहे हैं, तो हमें जल्दी नहीं सिखाना है बच्चों को, हमें बच्चों को टाइम देना है। तो ये दोनों तो गलत ही होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी। ए और बी सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। ये भी हमारा पेडालॉजी का क्वेश्चन है। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। यानी कि सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ाते हैं तो कौशल कैसे विकसित होता है। ठीक है, कौशल कैसे विकसित होता है, यानी कि स्किल कैसे विकसित होता है, उस पे हमें क्या करना है, स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव जो है, स्किल कैसे विकसित होता है उसके उद्देश्य की पहचान कीजिए। किस तरह से वो उद्देश्य हमारा बनेगा। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना,
हमें कौशल विकसित करना है। ठीक है, कौशल आधारित यानी कि स्किल हमें विकसित करना है। तो स्किल इससे तो विकसित हो गया। नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें क्या होगा, नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना। स्किल है ना, तो स्किल का मतलब तो वही है कि कुछ हम बना सकते हैं, कुछ हम मतलब कि कुछ हम कर रहे हैं। स्किल तो वही था, ड्राइंग की स्किल, ये सारी स्किल। तो उसमें क्या है, नक्शा बनाने की क्षमता, सामाजिक विज्ञान में ही आता है नक्शा, मैप बनाने की क्षमता को विकसित करना। तो यही हमारा क्या होता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करता है। अब देखिए नेक्स्ट है, फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, अभिकथन और ये कारण क्या है। अभिकथन क्या है, ए विद्या विशेष को सामाजिक विद्या विशेष, ये भी पेडागोजी के क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है आपको। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और तथा अर्थशास्त्र। तो ये बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, यही पढ़ते हैं ना, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, यही हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। कारण आर, कारण क्या है, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, बिल्कुल है, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। मतलब कि जो जो हम पढ़ते हैं, विद्या विशेष का मतलब क्या होता है कि हम जो सामाजिक विज्ञान में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, और ये सभी अंतर संबंधित हैं, सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये दोनों ही सही है और इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या क्या है, आर ए की व्याख्या करता है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है कि आर ए की व्याख्या कर रहा है। जो ये है कि दो सभी अंतर संबंधित है, इसलिए हम ये सारे उसमें पढ़ रहे हैं। अगर अंतर संबंधित नहीं होते तो फिर हम मान लो कि अगर अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, अगर वो इन सभी से संबंधित नहीं होता, अंतर संबंधित नहीं होता, तो हमें पढ़ने, तो ये हमारे शायद नहीं होता इसमें। मतलब कि शायद सामाजिक विज्ञान में ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं हम पढ़ते। तो अंतर संबंधित है, इसलिए ये 4 बुक हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो यही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये पहले भी आ चुका है, पेडालॉजी में इस तरह के क्वेश्चन आ चुका है कि सामाजिक विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पेडालॉजी में पहले भी आ चुका है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न का उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य समझने में कौन सा प्रश्न मदद करेगा, इसका मतलब यही है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले जब भी पेडालॉजी के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, क्वेश्चन का मतलब जरूर समझ लें। 2 बार क्वेश्चन पढ़ें, एक बार पढ़ें फिर आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, जिससे हमें क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन हम करेंगे, जब मूल्यांकन होता है, जब हम बच्चों का एग्जाम लेते हैं, मूल्यांकन तो वही है ना, जब बच्चों से हम कुछ पूछ रहे हैं, बच्चों का जब हम एग्जाम ले रहे हैं, तो ये जो प्रश्न होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। तो पहला है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, तो बिल्कुल सही है, कौशलों पर बल दिया गया है। ये भी सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, अगर कौशल पे बल दिया जाएगा या मतलब यही है कि उसके उद्देश्य को समझा जा रहा है। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि जब तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में संसाधन पढ़ रहे हो, तो संसाधन में कौन से कौशल पर बल दिया गया है, संसाधन में हमें क्या सीखने पे बल दिया गया है, तो ये क्या है, आप उसमें ये बताओगे कि किस किस तरह के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं, ऐसे वैसे संसाधन होते हैं, ये सारे आप मुझे बताओगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसका उद्देश्य तो बता रहे हो उस चैप्टर के। तो यही है कि अगर इस तरह के हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे उद्देश्य को समझने में मदद मिलता है। फिर है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कई पाठ्यक्रमों से, तो ये कोई, इससे कोई उद्देश्य क्लियर नहीं होता सामाजिक विज्ञान के कि वो जो टॉपिक है वो कहाँ से लिए गए, इससे कोई उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, इससे भी कोई उद्देश्य क्लियर नहीं होता कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। ठीक है, डी है, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता
सक्षमता अपेक्षित है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। यानी कि जो स्टूडेंट है, अधिगमकर्ता स्टूडेंट को बोलते हैं, उससे हम क्या अपेक्षा करते हैं, हम क्या इच्छा रखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में वो किस तरह के कौशल सीखते हैं। तो ये भी उसका उद्देश्य है कि हम सीखने के उद्देश्य से ही तो पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, ए और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह से क्या है, ये तो सिविक्स के क्वेश्चन है। देखिए आप, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह से भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायिक सक्रियवाद, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक है, भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे तीनों कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ जो आप समझ लें अच्छे से, कि भारत में जो 3 स्तर की सरकारें हैं, ठीक है, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं और भारत में जो सरकार की शक्तियां हैं वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, एक तो सरकार की शक्तियों का विभाजन, एक स्तर, याद रखिएगा ये दोनों अलग होता है। स्तर का मतलब एक पर एक। तो भारत में जो सरकार है 3 स्तर की सरकार है। सबसे नीचे है हमारी पंचायती राज, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार। ठीक है, 3 स्तर की सरकार, सबसे नीचे पंचायती राज, राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार। और जो सरकार की शक्तियों का विभाजन है, विभाजन का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है। स्तर का मतलब ये देखिए, जब हम कोई कपड़ा बनवाते हैं उसमें लाइनिंग लगवाते हैं ना, उसी को हिंदी में अस्तर कहते हैं। तो लाइनिंग का मतलब क्या होता है, एक कपड़े के नीचे दूसरा कपड़ा। तो वही चीज यहाँ पर ये है कि अस्तर का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, एक के ऊपर एक। सबसे पहले पंचायती राज्य है भारत में, फिर हमारा क्या है, राज्य सरकार, उसके ऊपर सबसे ऊपर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का शासन पूरे भारत पे होता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है शक्तियों की। यहाँ पे तो न्यायपालिका है, लेकिन न्यायपालिका भी क्या है, एक शक्तियों में विभाजित है। यहाँ पे बात की गई है सरकार की शक्तियों की। सरकार की शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। शक्तियों का विभाजन का मतलब होता है कि बराबर बराबर, मतलब शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 भागों में। पहला हमारा है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका और फिर तीसरा है विधायिका। अब ये कोई नंबर नहीं है, हम पहले विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नंबरिंग है कि पहले न्यायपालिका ही आना चाहिए, फिर कार्यपालिका, फिर विधायिका। ठीक है, न्यायपालिका का कार्य क्या है, जो हमारे तीनों कोर्ट हैं वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, और कार्यपालिका का कार्य है जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको लागू करवाना। और जो विधायिका का कार्य है, याद रखिएगा, विधि का मतलब होता है कानून, तो विधायिका का क्या मतलब है, कानून बनाने वाले। तो हमारे द्वारा चुने गए जो मंत्री होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे द्वारा वोट डालकर चुने गए मंत्री होते हैं उसी को यह हक होता है कानून बनाने का, तो वो विधायिका कहलाते हैं। तो विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। ठीक है, तो ये 3 तरह की शक्तियां हैं सरकार के, मतलब जो हमारे लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। और ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। जो हमारी न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, न्यायपालिका पे किसी का दबाव नहीं है, ना सरकार का दबाव है, ना पुलिस का दबाव है। इस कारण जो भारत की न्याय प्रणाली है वो बहुत अच्छी न्याय प्रणाली है, और उसमें जो न्याय होता है वो बिल्कुल सही तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज पूछी गई है कि जो भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय के या बाहरी दबाव के, भारतीय न्यायपालिका को ना सरकार से कोई भय है, ना पुलिस से कोई भय है, किसी से कोई भय नहीं है, और किसी का दबाव नहीं हो सकता न्यायपालिका पे। जो अभी प्रधानमंत्री, जो मतलब जो भी गवर्नमेंट में है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो न्यायपालिका पे प्रेशर नहीं डाल सकते किसी भी चीज के लिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है। क्यों कर सकती है, क्यों ऐसे रक्षा कर रही है वो, क्योंकि वो बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसलिए वो इस तरीके से कर सकती है, कोई भी न्याय वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें 3 स्तर की सरकारों का भी बता चुकी हूँ। लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार हुआ है, जिसे संघवाद कहते हैं। 3 स्तर की सरकारों का मतलब होता है संघवाद,
संघवाद का मतलब ही होता है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं उसे हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, तो इससे कई सारे जो मैं अभी आपको समझाई हूँ इससे कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, नहीं पे ध्यान रखिएगा। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। बिल्कुल नहीं बनाता। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है कोई शिक्षण का अंग नहीं है ये, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है कि एक अंग है उसका, कोई भी उसका अंग, कोई पार्ट नहीं है ये। यह विद्या सॉरी क्या है, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। सॉरी, ये जो अभिन्न अंग इसका एक अंग पार्ट इसका होता है मूल्यांकन का। जो सॉरी शिक्षण अधिगम का एक पार्ट होता है मूल्यांकन। ये शिक्षण अधिगम नहीं है, अधिगम उसे हम नहीं कहेंगे, एक पार्ट कहेंगे उसे। ठीक है, एक पार्ट होता है। यह विद्यार्थी को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित करता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है सर्वांगीण विकास पे केंद्रित करता है कि जो भी स्टूडेंट है उसके हर तरह से विकास हो। ठीक है, हर तरह से विकास हो, इस चीजों पर केंद्रित करता है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। ये भी सही है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं के बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटी होती है उसके भी नंबर लगते हैं, ग्रेड लगते हैं एग्जाम में। क्यों? ताकि हर तरह की एक्टिविटी में बच्चों को मतलब वो आगे बढ़ सके बच्चे। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित करता है। बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ अंक आधारित मूल्यांकन करें, हम बच्चों को समझते हैं। मूल्यांकन किस लिए हो रहा है? ताकि बच्चों को समझ सके। ये देखने के लिए नहीं कि कौन सा बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, कौन सा बिल्कुल डल है, ये देखने के लिए नहीं। ये देखने के लिए कि किस बच्चे पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। और अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अंक आधारित मूल्यांकन नहीं होना, मतलब कि कार्य पर केंद्रित नहीं है मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। अस्थायी श्रमिकों को इसलिए रखा जा सकता है कि उन्हें जब चाहे वो रख सकते हैं, जब चाहे उसे निकाल सकते हैं। वो अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य सरकारी संबंधी हित लाभों से बचत करते हैं। ये भी सही है। जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उन्हें अस्थायी कर्मचारियों से कम वेतन दिया जाता है और उन्हें कोई हित भी जैसे मेडिकल सुरक्षा और किसी तरह की सुरक्षा भी उन्हें नहीं दी जाती है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ये भी सही है कि जो समय समय पर सैलरी बढ़ती है उनकी कोई सैलरी नहीं बढ़ती, फिर भी वो लंबे समय तक काम करते रहते हैं। अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अधिक परिश्रमी होते हैं, दोनों एक तरीके के काम करते हैं। जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं, अस्थायी कर्मचारी होते हैं, दोनों एक तरीके से काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उन्हें वेतन कम दिया जाता है, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, और ये है कि उनकी वेतन नहीं भी बढ़ाए तो भी उन्हें काम करते रहते हैं। तो इसमें हमारा ए बी सी और सही है, ए बी सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। राजतंत्र नहीं, गुटतंत्र नहीं, एकतंत्र नहीं, लोकतंत्र। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। जो हमारी जनता है वो सजग होगी कि हमें वोट डालना है, तभी तो एक सही लोकतंत्र का विकास होगा। वरना अगर आधी जनता घर में बैठी रहे इलेक्शन के दिन कि नहीं हमें तो वोट नहीं डालना, हमें तो छुट्टी मिली है तो हम आज आराम करेंगे, तो फिर सही लोकतंत्र को तो विकास होगा ही नहीं। सतत और जो होता है सतर्क और सजग लोकतंत्र का तो विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार तो नेता ही नहीं चुना जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास तभी संभव है जब सतर्क और सजग जनता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, अब देखिए क्या है कि जो राज्य है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष धर्म घोषित नहीं करेगा, राष्ट्र धर्म घोषित नहीं करेगा, और किसी भी धर्म को ज्यादा मान सम्मान या फिर क्या कहते हैं कि ज्यादा तवज्जो नहीं देगा किसी भी धर्म को। ठीक है, सभी धर्म समान है, उसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या है, हमारे जो संविधान है उसमें ये लिखा गया था कि जो राज्य है
यानी कि जो हमारा संविधान में जो लिखी गई है कि जो राज्य है वो धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखेगा, लेकिन अगर धर्म के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें वो इंटरफियर भी कर सकता है। अभी मैं आपको बता चुकी, किसी भी धर्म में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा, सभी अपने धर्म के अनुसार प्रचार कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर धर्म में कुछ गलत हो रहा है तो उसमें वो इंटरफेयर भी कर सकते हैं और एक धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी भी बनाए रखेंगे वो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था सैद्धांतिक दूरी का मतलब क्या है कि जो संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है तब अगर धर्म के कारण उसी धर्म के किसी मतलब कि बहुत सारे लोगों का कुछ नुकसान हो रहा तो उस धर्म में हस्तक्षेप राज्य कर सकता है। बी है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये नहीं है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप हमेशा नहीं कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये भी सही नहीं है, सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। डी है आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। ये सही है कि जब आवश्यकता पड़ता है तो क्या है कि राज्य धार्मिक मामलों पर नियंत्रण कर सकता है। अगर धर्म में बहुत सारा कुछ गलत हो रहा है तो उस पर उसको नियंत्रण करने का अधिकार है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ए और डी। चलिए आगे देखते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा पहले होती क्या है ये समझ लीजिए। उसमें क्या है कि आपको बुक दे दिया जाएगा, ये नहीं है कि आप अपने घर से बुक लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां वहां पे क्या होता है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो तो आप घर में पढ़ चुके हैं, उस बुक में वही सारे टॉपिक्स होंगे, वो बुक आपको वहीं पे दिया जाएगा एग्जाम सेंटर पे, और जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन उसी में से हैं। अब आपको ढूंढ के लिखना है, उसी बुक से ढूंढ के लिखना है, लेकिन वो वही व्यक्ति लिख सकता है जो पूरे बुक को बहुत अच्छे से पढ़ चुका है। ठीक है, अगर मान लो कि हम ये सोच के चले गए भाई हमें तो बुक मिलेगी, हम तो वहां से टीप लेंगे सारा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो बुक में ढूंढते ढूंढते शायद एक ही क्वेश्चन ढूंढ पाए हम, या वो भी ना ढूंढ पाए। तो क्या है, हम तभी वो खुली पुस्तक पर जो परीक्षा होती है वो अच्छे से हम कर सकते हैं जब हम पूरे बुक को अच्छी तरीके से समझ के पढ़े हो। रटने से कुछ नहीं होगा इसमें। तो यही है इसमें, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। बिल्कुल सही है कि हमें किताबों के साथ संबंध स्थापित करना है, कि पूरे किताब को अच्छे से समझ के हमें पढ़ना है। ये तो अभी कथन है। कारण खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ये भी सही है कि हमें बुक तो पढ़ना ही है ना, बस हमें रटना तो कुछ है नहीं कि हम ये रट रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमें तो तैयारी करना है, हमें पूरे बुक को समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें परीक्षा की तैयारी नहीं करनी पड़ती। अगर हम बुक पूरी तरह से समझ के पढ़ लिए तो हम एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं दिख रही है। देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है, किताबों के साथ संबंध स्थापित होती है। इसमें है कि हमें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, ये भी सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है। सॉरी, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो ये गलत है हमारा, परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। हमें जब हम समझ रहे हैं, पूरी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, रट नहीं रहे। बस रटने का मतलब तो परीक्षा की तैयारी है नहीं। रटने, अगर हम रटेंगे, रटने की बात तो कभी की ही नहीं जाती कि हम रट के याद करना है, हमें समझ के याद करना है, तो हमें पढ़ना तो है ही। तो समझना है, पूरी पुस्तक को समझना है, परीक्षा की तैयारी तो हमें करनी ही होती है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें कोई चीज रटना नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर इसमें दूसरा ऑप्शन ये होता कि हमें रटना नहीं पड़ रहा है कोई चीज, तो वो सही था कि हमें रटना नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसमें है कि परीक्षा की तैयारी नहीं करनी पड़ती, तो तैयारी तो हमें करनी पड़ती है, बस हमें रटना नहीं पड़ता। तो हमारा ए सही है और आर गलत है, और ना ही कोई किसी की व्याख्या है, केवल ए सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। मतलब मान लो कि अपने क्लास में बच्चों को कुछ प्रश्न लिखने को दे दिए कि तुम अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन लिख के दो मुझे,
और अब ये देखना है कि उनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। पहला है, ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ये देखिए क्या है, गरीबी और असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। अब इसमें क्या है कि ऐसा क्यों है कि विलास कारें यानी कि जो महंगी महंगी कारें होते हैं और एक भिखारी को, दोनों को ही हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। यानी कि भिखारी भी ट्रैफिक सिग्नल पर होता है और जो महंगी महंगी कारें होती है वो भी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी होती है। ऐसा क्यों होती है? तो आलोचनात्मक दृष्टि है ना, कि एक अमीर और एक गरीब की बात की जा रही है कि दोनों एक जगह खड़े हैं, तो ये आलोचनात्मक दृष्टि है। ये हमारा सही है ए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? ये कोई आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है, बल्कि इसमें ये बोला जा रहा है कि वो और मेहनत क्यों नहीं करते। भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? ये भी कोई आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है। सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी बना रही है? तो ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो याद रखिएगा, आलोचनात्मक दृष्टि का मतलब क्या है कि जहां ये देखा जा रहा है कि दोनों एक समान हैं, लेकिन अमीर और गरीब भी हैं और एक समान है, एक जगह खड़े हैं, तो यही है हमारी आलोचनात्मक दृष्टि। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है कौन सा कथन? इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। नैदानिक मतलब कि जो निदान हो, जिससे हम किसी ऑप्शन तक मतलब किसी भी निदान तक, मतलब कोई क्वेश्चन, जैसे कि हम एक्टिविटी देते हैं बच्चों को कि आपको ये करके लाना है, तो बच्चे वो पूरा करके लाते हैं, तो वही होता है नैदानिक मूल्यांकन। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। सही बात है, जो सीखी उपलब्धियां हैं उसकी तुलना करने में किया जाता है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। नहीं, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान करता है, ये भी नहीं है। प्रायः उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, ये भी नहीं है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, कि मतलब कि जो विद्यार्थी सीख रहे हैं उनकी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के परिचय कराया जाता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? तो कब कराया जाता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों को परिचित कराया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? स्रोत जो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, सही है। वह सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं हो सकते। ठीक है, वह वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी नहीं है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं, ये भी सही है। तो हमारा ए और डी सही है। ये मैं हिस्ट्री में आपको बता चुकी हूँ। स्रोत यानी कि जिससे हम इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, तो वो क्या, मतलब कि स्रोत के बारे में सही क्या है? वो अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। अगर ठोस प्रकृति के हैं तभी तो वो इतने वर्षों तक सही सलामत हैं। अगर ठोस प्रकृति के नहीं होते तो इतने वर्षों तक वो सही सलामत नहीं रह पाते। तो वो ठोस प्रकृति के तो होंगे। वो सभी ऐतिहासिक होते हैं, जहां पे सभी की बात हो जाएगी वो तो गलत हो जाएगा। वो सभी ऐतिहासिक या सिर्फ, केवल, केवल और सभी, जहां पे ये बढ़ा है वहां पे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते, वो वे वस्तुनिष्ठ भी नहीं होते। इससे प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर प्रत्यक्षदर्शी कोई हो कि वो देख के बता रहा हो, देखा हो, जैसे दादा परदादा हमारे अगर जीवित हो तो वो देख के बताते हैं ना कि उस समय ऐसा हुआ था, तो वो भी तो ब्यौरा उसमें शामिल हो सकता है स्रोत में। कि मान लीजिए कि जो 1957 की बात है, 1957 के हमारे दादाजी अभी भी हैं, तो वो बताते हैं कि उस समय ऐसे हो रहा था, देश में ये हो रहा था, तो वो प्रत्यक्षदर्शी हुए ना, कि उन्होंने वो देख रहे थे उस समय, वो भी हिस्ट्री है।
जो 1947 में जो घटना घटी थी, जो हमारा देश आजाद हुआ था, वो भी हिस्ट्री है। लेकिन उसके बारे में प्रत्यक्षदर्शी बहुत सारे हैं जो हमें बताते हैं कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो भी एक स्रोत होते हैं हमें इतिहास के बारे में बताने के लिए। ठीक है, और व्यक्तिगत बहुत सारे लोग पत्र लिखते थे, लेटर लिख के भी रखते थे, तो वो भी स्रोत में शामिल होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक, याद रखिएगा यहाँ फिर से आलोचनात्मक वर्ड आ गया कि आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। एक क्या है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करना कि क्या सरकार रोक सकती है टीवी पर चलाने से, वो ऐसा क्यों करेगी। तो ये मीडिया के लिए आलोचनात्मक दृष्टि ही तो है कि मीडिया के बारे में क्या बोला जाता है कि मीडिया बिल्कुल सही खबर देती है, बिल्कुल सही खबर देती है, किसी के प्रेशर में नहीं देती। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या सरकार रोक सकती है उसे, वह ऐसा क्यों करेगी। तो ये सही है, हमारी आलोचनात्मक दृष्टि है ये। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना, मतलब हम ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आलोचनात्मक दृष्टि आएगी। कतरनों को किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके वितरण की तुलना करने को कहना। ठीक है, वितरण की तुलना करने को कहना, तो ये भी हमारा सही है कि जो अखबार है उसके अलग अलग कतरन, यानी कि अलग अलग न्यूज को इकट्ठा करना और जो वो न्यूज है उनकी तुलना करना कि इस न्यूज में कुछ ये लिखा है, अलग न्यूज में कुछ अलग लिखा है। तो ये भी आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करती है, मीडिया की आलोचनात्मक दृष्टि को, क्योंकि अलग अलग मीडिया वाले हैं, अलग अलग चीजें छापते हैं, अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो उनके लिए आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करती है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये कोई आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है, क्योंकि इसका तो हम शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करवा रहे हैं ना, तो ये कोई आलोचनात्मक दृष्टि नहीं होगी। तुम्हारा ए और बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट की अति उपयुक्त रहेगा। ट्री चार्ट जैसे कि पेड़ बनाते हैं ना, उसमें कुछ चीजें चिपकाते हैं, इसी को ट्री चार्ट बोलते हैं। किन विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे सांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। ट्री चार्ट इसके लिए नहीं है। ट्री चार्ट किसके लिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, उसके लिए ट्री चार्ट है कि हम एक पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ बना लेंगे, इसमें यहाँ पे कोई चित्र लगा दिए, उसके बारे में लिख दिया, यहाँ पे चित्र, मतलब उसी टाइम के ये सारे चित्रें बना बना के उसमें लिखा दिए। तो वही है कि पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए ट्री चार्ट सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और ये आयु, जेंडर और नस्ल होता है, इसके लिए तो हमारा वो होता है जो सांख्यिकी ऐसे बनाया जाता है ना, उसके लिए इस तरीके से बनाया जाता है, आयु, जेंडर और नस्ल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाती है। समावेशी का मतलब क्या है कि जहां पे सभी तरह के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा। तो कौन सा संसाधन या रणनीति सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाती है। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों तथा तस्वीरों का प्रदर्शन। बिल्कुल सही है कि विभिन्न समुदाय क्षेत्रों के लोगों को हम एक साथ लेके चलेंगे तभी तो समावेशी शिक्षा कहलाएगी। केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना नहीं, आसपास के उदाहरणों से बचना ये भी नहीं है, केवल पाठ्य पुस्तकों के उत्तर के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। तो यही है, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना है। बिल्कुल सही है, इसमें तो जितने ऑप्शन दिए गए ये क्लियर है कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण की पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अब हाशिया क्या होता है। हाशिया क्या होता है, जब किसी समाज को, जब किसी समुदाय को किसी भी कारण से पूरे समाज से अलग कर दिया जाए, किसी भी समुदाय को किसी भी कारण से पूरे समाज से अलग थलग रखा जाए तो उसे हम हाशिया कहते हैं। जैसे आदिवासी होते हैं, आदिवासी हमारे दिमाग में क्या होता है, आदिवासी तो बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनते हैं, जंगलों में रहते हैं,
उनका कल्चर अलग है, इस तरह की बातें हम सोचते हैं तो उन्हें अलग कर दिया गया है। किसी को गरीबी के कारण, अमीर गरीब की जो बस्तियां अलग होती है, झोपड़पट्टी में गरीब लोग रहते हैं, तो इस तरह इसे क्या बोलते हैं, हाशियाकरण बोलते हैं, कि गरीबी के कारण उस समुदाय को अलग कर दिया गया है, अपने संस्कृति के कारण किसी समुदाय को अलग कर दिया गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाशियाकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें वही है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, तो हमें खास समुदाय का, किसी खास समुदाय का नाम नहीं लेना चाहिए कि इस समुदाय के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसा नाम हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस तरह के मुद्दे, इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। ये तो बिल्कुल क्या है, इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, भी बिल्कुल सही है कि जब ऐसा कोई मुद्दा आ जाए तो उसे संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, नहीं कि बच्चों को डांट के चुप करा दिया जाए, कोई हाशिया मतलब कि हाशिया समुदाय का बच्चा, उसे डांट के चुप करा दिया, बिल्कुल नहीं, संवेदनशीलता से प्यार से मुद्दे को क्लास में संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये भी सही है कि ऐसा होता है कि कुछ छात्र क्या होता है, अपने साथ हुए भेदभाव को बताने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो उन्हें बार बार प्रेशर नहीं डालना चाहिए पूछने के लिए कि आप बताओ। अब है, विद्यार्थियों को जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, जबरन अपने अनुभव बिल्कुल भी साझा नहीं कराना चाहिए। तो डी हमारा गलत है, ए बी और सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशेषता है। परियोजना कार्य यानी कि जो एक्टिविटी होती है उसकी विशेषता कौन सा है। यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल सही है। जो एक्टिविटी होती है विद्यार्थियों की ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ के कुछ करने का मौका देती है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिले, जरूरी नहीं है। जबकि परियोजना कार्य है वो शिक्षक के सामने, शिक्षक की निगरानी में करना चाहिए, ताकि हमें विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हो तो वो टीचर से पूछ ले। सामाजिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगितात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, बिल्कुल सही है। जो सामाजिक परियोजना कार्य होती है वो क्या होता है, विद्यार्थियों को सहयोगात्मक यानी कि एक दूसरे में सहयोग विकसित करती है परियोजना कार्य, जो एक्टिविटी होते हैं। तो ये सभी हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड जो काम होता है एक दूसरे में सहयोग विकसित करती है, तो हमारा ए और सी सही है। सामाजिक विज्ञान की नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। अगर हम कुछ देख के सीख रहे हैं तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित होते हैं। प्रस्तुत करना, हमें कुछ देख के सीख रहे हैं तो प्रस्तुत करना तो तब होगा जब उनको परियोजना दी जाएगी, उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, तो ये तो हम देख के सीख रहे हैं। ये नहीं होगा। तथ्यों को याद रखने में मदद मिलता है, याद करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा रटने का। विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद मिलता है, परीक्षण की भी बात गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है देखकर सीखने से, फील्ड वर्क से। ओके, नेक्स्ट है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। अब लोकतंत्र में हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो एक निश्चित समय अंतराल पे ही क्यों होता है, 4 साल पे क्यों नहीं होता, 6 साल पे क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि 6 साल पे क्यों नहीं होता, 4 साल पे क्यों नहीं होता। इसका कारण क्या है, सरकार एक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए मान लो कि हम 1 साल में ही दोबारा चुनाव करा दिए, तो सरकार बहुत सारे काम जो करना चाहती है वो कर भी नहीं पाएगी, तो उसका उत्तरदायित्व भी तो कुछ है कि इस टाइम पे वो ये काम करवाएंगी। तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित समय पे निश्चित समय पर ही चुनाव होता है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल दलों की समान। अब मान लो कि अगर 5 साल पे चुनाव ना हो के 10 साल पे हो, तो दूसरे दल को तो मौका ही नहीं मिलेगा। 10 साल तक एक ही सरकार काम कर रही होगी, इसलिए हर एक निश्चित समय पे ही चुनाव होना जरूरी है। फिर है, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, भी सही है, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, कोई प्रथा नहीं है। एक निश्चित समय पर चुनाव कोई प्रथा नहीं है, कोई हमारा वो संस्कृति या प्रथा नहीं है, तो हमारा ए बी और सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आत्मन का मतलब क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को जो पृथ्वी रोक लेती है उसे ही आतपन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ ये वाला, कि ये ज्योग्राफी सही है कि आतपन क्या होता है कि सूर्य की रोशनी को जब पृथ्वी रोक लेती है तो उसे हम आतपन बोलते हैं।
ठीक है, तो आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? केस स्टडी नहीं, विचार मंथन नहीं, सर्वेक्षण में नहीं, प्रदर्शन। प्रदर्शन ही आत्मन के अवधारणा को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है कथन, क्या है? भारतीय भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। मौलिक अधिकार में बताऊंगी आपको, सिविक्स के चैप्टर पढ़ाते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, तो वो आपको अच्छे से सीखना है। मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर सके। सांस्कृतिक अधिकार मौलिक अधिकार में है, तो यानी कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार में सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर सके। समानता का अधिकार, इसमें क्या है? किसी भी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अधिकार दिया गया है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कर सके। ये भी समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार में ये सारे अधिकार हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब क्या, यह अल्पसंख्यकों की आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करे, तो इसमें कोई जो मौलिक अधिकार है इसमें आर्थिक अवसरों को गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तो हमारे ये 3 है। जब मौलिक अधिकार में आपको पढ़ाऊंगी, डिटेल से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना आपका, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व की समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर सके। अब आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता था कि जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है, वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन आपके अलग अलग आएंगे, लेकिन ऑप्शन हमारा ये सही होगा कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर सके। ठीक है, क्योंकि सांस्कृतिक अधिकार मिलेगा कि जो अल्पसंख्यक है वो भी अपनी संस्कृति का सही तरीके से पालन कर सके, अपने धर्म का प्रचार कर सके, तो उस तभी तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार उन्हें मिलेगा, तभी तो ऐसा कर पाएंगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं सीटेट में और आता है कि एक मौलिक अधिकार दे दिया जाएगा, ऑप्शन नीचे होगा कि किससे रिलेटेड है, तो मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, जो मैं चैप्टर कराते हुए आपको कराऊंगी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होता है बहुत लेंदी होता है, पता होगा आपको। इसके भार को कम करने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है? तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। बिल्कुल सही है, ये तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रटने पर नहीं, समझने पर केंद्रित करना चाहिए। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी सही है कि जो उसमें जो भी चीजें हैं उसके स्पष्टीकरण को केंद्रित करने में फोकस करना है, कि हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उस पर फोकस करना है, रटवाना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु की अविज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर टीचर को कोई विषय आता नहीं हो तो उसे छोड़ देना, या परीक्षा आने वाला है जल्दी जल्दी हमें चैप्टर कराना है तो इसे हम छोड़ दें ताकि बच्चे इतना रट लें, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए और बी सही है। नेक्स्ट है दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वो है दो मौलिक अधिकार जिनके मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं कि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। क्या क्या होगा? समानता का अधिकार बिल्कुल सही होगा कि समानता के अधिकार में, मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ, मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार में भी क्या है कि सभी को समान समझा जाए। पुलिस के सामने सभी को समान समझा जाता है, कानून के समक्ष सभी समान होते हैं, किसी के साथ कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई एडमिशन कराने जा रहा है, चाहे वो आदिवासी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उसे ये बोल के नहीं वहां पे रोका जा सकता है कि आप इस धर्म के हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है। समानता के अधिकार से हम कहीं भी एडमिशन करा सकते हैं, अपनी समानता की मांग कर सकते हैं। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, ये भी मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार सभी को है। तो ये दोनों मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इसमें क्या है, ताकि उनके साथ गरिमामय और समानता का व्यवहार हो सके। तो ये दो हैं ए और बी, समानता के अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये दोनों अधिकार क्या होते हैं कि इसके बल पर जो हास्याकृत समूह है ये अपनी गरिमा में और समानता का व्यवहार इनके साथ होता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है कि किसी के साथ शोषण करना। शोषण क्या होता है कि कई बार हमने सुना है कि बच्चों को उठाकर बेच दिया जाता है, लड़कियों को उठाकर बेच दिया जाता है, ये शोषण है। मनुष्य का हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक जगह पे काम करवाना, ये शोषण है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये सारे अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम राज्य क्वेश्चन नंबर 89। राज्य शासन की कार्य प्रणाली के से संबंधित निम्नलिखित आकलन ए तथा बी पर विचार करें। राज्य शासन के कार्य प्रणाली पर ध्यान रखिएगा। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। पहला क्या है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है क्या? प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? ठीक है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। दूसरा क्या है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं। संकल्पात्मक जांच की ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। क्या है? मतलब कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है? ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इससे कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य जहां पढ़ना है वहां की हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अभी है यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता के सदस्यों को के होते हैं और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अब इससे क्या है? इससे नॉलेज, मतलब उसे नॉलेज है या नहीं कि शब्द का प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग होता है। तो यही है कि एक में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, दूसरे में नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज हो रहा है। ठीक है, तो ए हमारा सही है कि इससे संकारात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो है। दूसरों में तथ्यात्मक ज्ञान, यानी कि हमें नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, मतलब फैक्ट का नॉलेज मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। क्या है? आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को? बिल्कुल नहीं। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय, किसी भी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाति व्यवस्था पर तो जा ही नहीं सकता। भी है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन से को बिल्कुल सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग से बिल्कुल सही है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति से बिल्कुल सही है। तो हमारा बी, सी और डी सही है। ये सारे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ हिस्ट्री में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। ये हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था ये आज कंप्लीट हो चुका है। साथ के साथ मैं आपके चैप्टर के भी डाल रही हूँ, तो प्लीज आप चैप्टर भी देखते रहें क्योंकि चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर मैं आपको बोल चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने से हमारा एग्जाम क्लियर होना मुश्किल है। तो हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है। बुक पढ़ने की आदत डालिए, चैप्टर देखिए। चैप्टर पढ़ाते हुए मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि चैप्टर जो भी पढ़ा रही हूँ आप पॉइंट उसके नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं अपने हाथों से। रिटर्न नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज का ये हो चुका है। आज के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, आपके सॉल्व कर दिए हैं। तो प्लीज अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी और साथ के साथ चैप्टर के वीडियो भी डालूंगी, क्योंकि अभी कई दिनों से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही डाल रही हूँ। चैप्टर के वीडियो मेरे नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं चैप्टर के वीडियो भी डालूंगी चैप्टर वाइज। क्योंकि अभी मैं 8th क्लास की हिस्ट्री डाल रही हूँ, 6th 7th की हिस्ट्री मेरी हो चुकी है, ज्योग्राफी में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अब 8th क्लास की हिस्ट्री पहले मैं सोच रही हूँ पूरे करा दूं, उसके बाद फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम शुरू करेंगे और साथ के साथ सिविक्स कराएंगे। अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, तो इसमें हम बहुत अच्छे से उसके बारे में रिवीजन भी करना है, मैराथन क्लासेस भी चलेगी, रिवीजन भी करना है। तो प्लीज आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सारी ही क्लासेस आपको आराम से मिल सके। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।